हेलो एस्पिरेंट्स, होप यू ऑल डूइंग वेल। आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, जो आज की हमारी क्लास रहने वाली है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे यूके एसएससी के इम्पॉर्टेंट जीएस के क्वेश्चंस को। ठीक है, प्लस मैं आपको आज की क्लास में ये सिखाऊंगी कि किस तरीके से आप थोड़ी बहुत भी अगर आपको उस कॉन्सेप्ट के बारे में पता है तो आप जीएस के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चों। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थीम ऑफ एंशिएंट टेक्स्ट मिलन पानो। ठीक है, इनमें से जितने भी ऑप्शन आपको दिए गए हैं उसमें आपको ये बताना है कि मिलन पानो का टेक्स्ट बुक जो है उसमें से इस पूरे बुक में किस चीज की कहानी है, किस चीज के बारे में बताया गया है। सबका फर्स्ट ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ ग्रीक रूलर मिलन। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है मिलन कॉन्क्वेस्ट ऑफ अदर टेरिटरीज एंड एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर। थर्ड है ग्रैंड कॉर्नेशन सेरेमनी ऑफ मिलन। एंड फोर्थ है डायलॉग ऑफ मिलन बुद्धिस्ट मॉन्क एंड नागासेन। ठीक है, अगर आप देखते हो बच्चों, सो आप अपने क्वेश्चन को ध्यान से देखो। आप बहुत इजीली एलिमिनेशन से भी अपने आंसर्स को निकाल सकते हो अगर थोड़ा बहुत पता है। हम सपोज करते हैं आपको कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, सो अगर आप देखो, सो ये जो पूरी टेक्स्ट बुक है जिसमें मिलन पानो है, सो आप देख रहे होगे आपको यहाँ पे एक हिंट भी मिल गया है कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, मिलन की बात हो रही है। सो आपको आपके फर्स्ट है ना, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इन चारों ऑप्शन में मिलन की बात जो है ये वर्ड आपको दिख रहा होगा। ठीक है, सो अगर हम देखते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें एलिमिनेट करना है। सो अगर हम ये देखते हैं कि बेसिकली हमको कुछ नहीं पता है और एंशिएंट टेक्स्ट में बेसिकली अगर आप देखोगे तो राजा राजा किस तरीके से रूल करता है, ये सारी बातें ही जनरली होती हैं। ठीक है, लेकिन मिलन पानो में अगर आप देखो तीनों के तीनों ऑप्शन ए बी सी, ये तीनों के तीनों ऑप्शन कंप्लीटली राजा के बारे में ही बात कर रहे हैं कि राजा का राज्य अभिषेक कैसे हुआ, कैसे वो राजा बना, उस सारी चीजों के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है। या फिर ग्रीक रूलर किस तरीके से रूल करता है उसके बारे में सारी बातें की जा रही है, या किस तरीके से उसने टेरिटरी। तो ये तो सारी बुक, अगर ये तीनों चीजें इस बुक के अंदर है, सो ये अलग अलग ऑप्शन में क्यों है? यहाँ पे हमारे पास डी ऑप्शन होना चाहिए था, क्या ऑल ऑफ दीज, पर ऑल ऑफ दीज तो नहीं है हमारे पास, है ना। अगर हम देखें तो ऑल ऑफ दीज हमारे पास नहीं है। मैं ये सपोज कर रही हूँ कि आपको नहीं आता कुछ, सो अगर आप देखो तो ऑल ऑफ दीज तो आपके ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसका मतलब ये तीनों ऑप्शन नहीं हो सकते। सो योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, डायलॉग ऑफ मिलन एंड बुद्धिस्ट मॉन्क नागासेन। बेसिकली देखा जाए इस पूरे बुक की अगर हम बात करते हैं मिलन पानो, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इस पूरे टेक्स्ट बुक में एक स्टोरी है किस तरीके से ग्रीक रूलर मिएंडर, जिसको मिलन नाम से जाना जाता है, वो किस तरीके से, जो बेसिट्रियन का रूलर था, वो किस तरीके से बुद्धिज्म में एंटर करता है, वो किस तरीके से एक बुद्धिस्ट मॉन्क बन जाता है। जो भी डायलॉग होता है, जो भी कॉन्वर्सेशन होता है बिटवीन द नागासेन जो मॉन्क है, एक बुद्धिस्ट मॉन्क है, और किंग मिलन या फिर मिएंडर जो बेसिकली बेसिट्रियन के राजा है, इनके बीच में डायलॉग होता है और ये जो है राजा क्या बन जाते हैं, एक बुद्धिस्ट मॉन्क बन जाते हैं। समझ में आ गई इतनी बात? ये एक ट्रिक है कि हम किस तरीके से अपने ऑप्शंस को ध्यान से समझ सकते हैं। देखो सारी बातें ए और बी और सी में, तीनों ही बातें अगर आप देखो तो राजा का एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये तो सारी बातें उस बुक में होंगी होंगी, ऑब्वियस बात है। कोई जो बुक होगी वो कंप्लीटली राजा के एक ही लाइफ के बारे में नहीं बताएगी ना, एक ही लाइफ के चैप्टर के बारे में नहीं बताएगी, वो राजा के सारे वो इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में वो बुक बता रही होगी। सो अगर सारे ही चैप्टर्स के बारे में बताया जा रहा है तो ये ऑप्शंस अलग अलग हैं, और अगर ऑप्शंस अलग अलग हैं तो हमारा डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज होना चाहिए था, लेकिन हुआ ही नहीं। सो ये आपका एक कॉमन सेंस है, और आपको अगर नहीं भी आता तब भी आप बहुत इजीली अपने क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हो। मैं हमेशा हर वक्त ये कहती हूँ कि आपको अगर थोड़ा बहुत भी पता है, अगर आपके पास कॉमन सेंस है, सो आप अपने एग्जाम में गिवन एमसीक्यू से आसानी से आंसर्स निकाल सकते हो, इफ यू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग। अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी तो ही हो पाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन मॉडर्न एम्परर अशोका प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द संगम एज और साउथ इंडिया रूलर्स। बेसिकली संगम एज अगर आपको पता हो कुछ तो हम किसकी बात कर रहे हैं, रूलर ऑफ साउथ इंडिया। अगर आप
अगर आपको पता है इसके बारे में तो बहुत इजीली आप अपने आंसर तक पहुंच जाओगे, ठीक है। पर बच्चों अब इसमें क्या यहाँ पे ट्विस्ट है कि यहाँ पे पूछ लिए गए हैं रॉक एडिक्ट्स। बेसिकली अगर आप देखो जैसे फर्स्ट एंड 13 इंस्क्रिप्शन हो गया, सेकंड और 13 इंस्क्रिप्शन हो गया, फर्स्ट एंड 11 इंस्क्रिप्शन हो गया और सेकंड और 14 इंस्क्रिप्शन होगा, जिसमें बेसिकली अशोका के जितने भी रॉक एडिक्ट्स हैं उन्हीं की बात यहाँ पर हो रही है, राइट। तो अब आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत नॉलेज इसकी होनी चाहिए। अब इसमें हम लोग तुक्के नहीं लगा सकते, ठीक है। सो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट एंड 13 की, तो फर्स्ट अगर आपको रॉक एडिक्ट के बारे में पता हो, बेसिकली अशोका के 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं, ठीक है, जिनमें अशोका ने बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए काफी चीजें जो हैं अपने रॉक एडिक्ट्स के थ्रू बताई हैं, ठीक है, अलग अलग जगह पे हैं। अगर आप इसके लिए फुल डिटेल वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना कि रॉक एडिक्ट, सो मैं समझ जाऊंगी कि फिर आपको जो है इसकी फुल डिटेल वीडियो चाहिए, किस तरीके से लर्न करना है उसका ट्रिक भी बताऊंगी मैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट चलो बढ़ते हैं। सो फर्स्ट रॉक एडिक्ट की अगर हम बात करते हैं, सो वहां पे अगर आप देखोगे तो अशोका बेसिकली अपने फर्स्ट रॉक एडिक्ट के थ्रू नॉन वायलेंस की बात करते हैं। वो कहते हैं कि भाई जानवरों को नहीं मारना चाहिए, ठीक है, तो सारी नॉन वायलेंस की बात होती है। अगर हम 13 इंस्क्रिप्शन की बात करते हैं बच्चों, तो इसमें कलिंग वॉर के बारे में बताया गया, ठीक है, और यहां पर चोला पांड्यास किंग्स का भी कहीं ना कहीं नाम आता है। क्लियर होगी इतनी बात, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूंगी, ठीक है, आप भी काफी इजीली कर पाओगे फिर इसको। जैसे आपको अगर पता होगा कि भाई संगम एज में कौन कौन से किंगडम थे, तो आप इजीली अपने आंसर्स को ढूंढ लोगे, ठीक है। फिर सेकंड एंड 13 आता है, 13 का सेम ही रहेगा। सेकंड अगर इसकी बात करते हैं तो सेकंड में बेसिकली अगर आप देखो तो यहाँ पर बात होती है ह्यूमन एंड एनिमल केयर की। किसकी बात हो रही है? ह्यूमन एंड एनिमल केयर की। किसके अंडर? एक किंगडम के अंदर। बेसिकली एक किंगडम के अंदर जो किंग है, ठीक है, अशोका ये कहना चाह रहे हैं बेसिकली कि हर एक किंग का ये ड्यूटी बनता है कि वो अपने राज्य के जितने भी एनिमल्स हैं एंड ह्यूमन केयर्स हैं उस पर ज्यादा फोकस करें, और इसके बारे में, इसी की टीचिंग्स के बारे में यहाँ बताया गया है। सेम 13 में कलिंग वॉर और चोला पांड्यास के बारे में है, ठीक है। और सेकेंड में फिर से चोला और पांड्या किंग का जो है यहाँ पे नाम आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट सेम हो गया। अगर 11 इंस्क्रिप्शन की बात करते हैं तो इसमें बेसिकली धम्मा वर्ड का यूज किया गया है और धम्मा की टीचिंग के बारे में बताया गया, ठीक है। और जो 14th इंस्क्रिप्शन है वो बेसिकली ये पूरे के पूरे 13 इंस्क्रिप्शन का एक समरी है। इसका पर्पस है कि क्यों बेसिकली रॉक एडिक्ट बनाए गए हैं, वो सारी बातें आपको 14 इंस्क्रिप्शन में मिलेंगी, ठीक है। इतना इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया। अब आप मुझे बताओ कि इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर हो सकता है। देखो बच्चों, अगर आप ध्यान से देखो तो संगम एज में चोला पांड्यास इन चेराज इनकी बात होती है, ठीक है। सो अगर हम देखते हैं ये सारी चीजें हमको 113 इंस्क्रिप्शन में, जिसमें कलिंग वॉर चोला पांड्या की बात होती है और भी साउथ इंडियन किंगडम्स की बात होती है, और एक सेकंड में आपको देखने को मिला था, ठीक है। तो 13 और सेकंड दोनों इंस्क्रिप्शन में इनकी बात होती है, तो योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। पर इसके लिए हाँ, ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि जिसमें आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए अबाउट द अशोकाज रॉक एडिक्ट, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को कर पाओगे, ठीक है। वो तो आप करोगे ही ना, प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऐसा थोड़ी है कि आप हाफ हार्टेडली आप बस टाइम पास करने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है ना। आप तो बेसिकली सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो, तो सीरियसली प्रिपेयर करोगे तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। जो बच्चे जो है थोड़ा कम प्रिपेयर करके या फिर इस टॉपिक तक नहीं पहुंचे हैं, वो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए मैं बता देती हूँ कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। वो जो हम प्रीवियस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। सो हमारा क्वेश्चन 53 कहता है कि इनमें से कौन सी गैस आपको बायोगैस में देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर आपने बायोगैस के बारे में पढ़ा होगा तो एक टर्म तो आप में से हर एक बच्चे को पता होगा कि बायोगैसेस आर द लार्ज सोर्सेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बायोगैस से बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। सो कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिलेगा ऑप्शन सी में, ठीक है। सो बायोगैस जो है वो बेसिकली अगर आप देखते हो, इट इज अ कंपोज ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड,
ठीक है, इस फ्रेज को याद रखो, इन पूरे शब्दों को बेसिकली आप याद रखो कि बायोगैस से बहुत ज्यादा क्या होता है रिलीज, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। और मीथेन तो आपको पता ही होगा, इसका प्राइमरी जो है गैस जो है वो उसकी मीथेन ही है। ठीक है, जिसकी वजह से हम इसको तभी जो है अपने घर में एज अ कुकिंग फ्यूल की तरह भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन की, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन अ करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फर्स्ट है पार्टीशन ऑफ बंगाल, फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, सूरत स्प्लिट, बिगिनिंग ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। देखो बच्चों, ये थोड़ा सा फैक्ट बेस है, इसमें फिर आपको डेट्स याद होनी चाहिए। अगर आप में से बच्चे जो कंप्लीट कर चुके हैं उनको पता होगा पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है 1905 में हुआ है। ठीक है, और सेम विद स्वदेशी मूवमेंट भी 1905 में हुआ, ये अगस्त में हुआ है और इसके ऑर्डर्स जो थे वो जुलाई में आ गए थे। ठीक है, लेकिन हुआ था कंप्लीट पार्टीशन जो हुआ था वो अक्टूबर तक कंप्लीट हुआ था। अगर हम फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बात करते तो वो 1906 में हुआ है एंड सूरत स्प्लिट जो है वो 1907 में हुआ है। अब तो मैंने आपको बता ही दिया, सो बहुत इजी है। अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट जो हमारे होने चाहिए ऑर्डर में पार्टीशन ऑफ बंगाल और बिगिनिंग ऑफ स्वदेशी मूवमेंट होना चाहिए। तो फर्स्ट और फोर्थ आपको ये दो ऑप्शन में मिलता है। नेक्स्ट काट दो, यही है एलिमिनेशन, ऐसे ही एलिमिनेट किया जाता है चीजों को। ठीक है, फिर बाद में हम देखते हैं एक जगह 2 और 3 लिखा है, ठीक है, और ये जगह 3 और 2 लिखा है। सो ये करेक्ट आंसर विल बी, ऑब्वियसली मैंने आपको बताया मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन होता है 906 में, तभी स्प्लिटिंग जो है आपको देखने को मिलेगी। समझ में आ गई थी बात? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल रिवर। ठीक है, चंबल रिवर की बात करें, ट्रिब्यूटरीज भी आपको याद होनी चाहिए। सो अगर हम देखते हैं बच्चों, कूनो, बानस, काली सिंध, सिंध। देखो यहाँ दो ऑप्शन दिए, काली सिंध और सिंध। ठीक है, सिंध तो हम इंडस को ही कहते हैं, सिंधु रिवर। तो अगर ये सिंध इंडस है, इंडस तो खुद ही एक बहुत बड़ी रिवर है अगर देखा जाए। सो ये बेसिकली आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि वो कह रहा है नॉट अ ट्रिब्यूटरी। नॉट अ ट्रिब्यूटरी मतलब इनमें से कौन इसकी सहायक नदी नहीं है। तो सहायक नदी कौन सी नहीं है? सिंध नहीं। सिंपल सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Which of the following contain in a gastric juice? I hope आप में से बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में पता होगा। गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है? एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? एसिल होता है। बहुत एग्जाम्स में ये क्वेश्चन रिपीट होता है, बहुत बार आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बच्चों ब्रास की, ब्रास सबको पता है एक अलॉय है। तो ये जो अलॉय है वो किसका है? ये भी आपको याद होना चाहिए, कॉपर और जिंक का अलॉय है। ठीक है, यानी ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम द टर्म विप। ठीक है, चलो हो सकता है आप में से कई बच्चों को ये पता नहीं होगा, तो आप जब भी विप को याद रखो तो विप को एज अ मॉनिटर याद रखना। पार्लियामेंट का मॉनिटर है हर एक पार्टी का, हर एक पार्टी का। ठीक है, पार्लियामेंट में जितनी भी पार्टी है उनके मेंबर्स हैं, उन सबके पास अपना अपना एक विप होता है, यानी अपना एक मॉनिटर होता है। और आप खुद ही सोचो एक मॉनिटर का काम क्या होता है भाई? मॉनिटर का काम है कि भाई देखें कि जो क्लासरूम है उसमें बच्चे आए कि नहीं आए, बच्चे जो है क्लासरूम में बैठ के अपनी क्लास ढंग से ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, रिस्पॉन्स ढंग से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो सारी चीजें देखने का काम किसका है? एक मॉनिटर का। मॉनिटर जैसा ही पार्लियामेंट्री एक्टिविटी के लिए भी ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत बार बहुत टर्म में विप को एक स्पाई भी कहा जाता है। बेसिकली क्या होता है, दल बदल लेते हैं ना लोग, आप तो देख ही रहे होंगे आजकल के न्यूज में जो है राघव चड्ढा तो सबसे फेमस, अभी तो हाल ही में उन्होंने जो है अपनी पार्टी आप पार्टी को छोड़ के उन्होंने किसको ज्वाइन कर लिया? बीजेपी को ज्वाइन कर लिया, है ना। सो विप बेसिकली यही चीजें नोटिस कर रहा होता है, भाई कौन सा पार्टी मेंबर क्या कर सकता है, क्या हो सकता है, फिर अपने लीडर को जाके इसके बारे में वो पूरी इंफॉर्मेशन देता है। जैसे बेसिकली मॉनिटर्स करते हैं, है ना, टीचर को जाके शिकायत कर देते हैं, तो सेम चीज है। इसलिए आप इसको मॉनिटर से याद रखो और आप ये भी ध्यान रखना कि किस तरीके से विप जो है वो काम करता है पार्लियामेंट में। ठीक है, अगर अब बस हमें यही होना चाहिए कि हमारे इन ऑप्शन में से हमें इतनी बात अगर पता चल गई पढ़कर कि भाई ये मुझे बता रहा है कि ये एक मॉनिटर के फंक्शन हो सकते हैं और एक मॉनिटर के फंक्शन नहीं हो सकते, वो हम चेक कर लेते हैं। अ मींस थ्रू व्हिच अ न्यू सेशन इज कॉल्ड जनरल इलेक्शन, यानी विप के द्वारा जो है जनरल इलेक्शन होंगे। इलेक्शन की तो बात ही नहीं हो रही। ठीक है, इलेक्शन कराने का काम किसका है भाई?
इलेक्शन कमीशन का है तो गलत हो गया, सिंपल सी बात है। अ मींस थ्रू विच पार्टी मेंबर इन द हाउस आर डायरेक्टेड। डायरेक्टेड का मतलब जो है वो ये है कि पार्टी मेंबर्स को बताना कि भाई किस तरीके से बैठना है, किस तरीके से रिस्पॉन्स देना है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है पार्लियामेंट में जाके, वो सारी चीजें। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, थोड़ा नेक्स्ट ऑप्शन भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अ मींस थ्रू विच अ मेंबर इज सस्पेंडेड बाय द स्पीकर ऑफ हाउस। ठीक है, कह रहा है जो है स्पीकर ऑफ हाउस जिसको सस्पेंड करेगा वो किसके थ्रू सस्पेंड होगा, व्हिप के थ्रू होगा। चलो ये भी देख लेते हैं। एंड नन ऑफ अबव है कि नहीं, इसके लिए अगर हम देख लें तो मॉनिटर का काम क्या है बच्चों, मॉनिटर का काम है कि अपने जितने भी लोग हैं उनको पार्लियामेंट में डायरेक्ट करते रहना, रिस्पॉन्स वगैरह। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर बी, नन ऑफ दीज तो नहीं होगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, व्हिप का काम क्या है, अपने पार्टी मेंबर को सिखाना कि भाई देखो पार्लियामेंट में जाके किस तरीके से बिहेव करना है। ठीक है, हमें डांट नहीं पड़नी चाहिए हमारे पार्टी को, तो सिंपल सी बात है, कोई ऐसा अनकॉन्स्टिट्यूशन काम ना करे, वो सारी चीजें अटेंडेंस वगैरह ये सारी चीजें जो है बेसिकली क्या करता है, इन सारी चीजों का ध्यान रखता है। ठीक है, अगर नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज हाथी गुम्बा इंस्क्रिप्शन ऑफ किंग खरावेला ऑफ कलिंग इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन। ठीक है बच्चों, कलिंग वॉर की बात है, कलिंग राजा जो है, ये सारी चीजें अगर हम देखते हैं दैट इज समवेयर इज रिलेटेड टू या तो अशोका या तो बुद्धिज्म। हमेशा ध्यान रखना, कलिंगा जो है फेमस हुआ है वो ऐसे ही फेमस हुआ है किस तरीके से एक मौर्यन किंग अशोका ने अपना राजपाट सब छोड़ दिया और छोड़कर बुद्धिज्म को फॉलो करने लगे। वो सारी चीजें जो है अगर हम देखते हैं वो कलिंगा से ही एसोसिएटेड है। सो कलिंगा की बात जब भी आएगी तो मैं आपसे यही कहूंगी कि इन दो चीजों को हमेशा याद रखना, किस चीज को, अशोक को, और आपको याद रखना है बुद्धिज्म को। ठीक है, नेक्स्ट चीज है, अब आप देखा जाए तो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन की बात हो रही है। ठीक है, अब ये गुम्फा जो टर्म होता है बच्चों वो मोस्टली अगर आप देखो हिंदुइज्म, जैनिज्म और वैष्णविज्म दिया है, तो बेसिकली बुद्धिज्म, जैनिज्म इन सब चीजों में यूज होता है। बट कलिंगा है तो मैंने आपसे कहा बुद्धिज्म, आपको याद रखना, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बुद्धिज्म। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग लिस्ट विद द सिलेक्टेड आंसर गिवन कोड्स। ठीक है, सपोज मैं मानती हूँ कि इसमें से आपको बहुत कम आता है, बट बहुत सारे ट्राइब जो हैं वो आपको याद होंगे, नोमैड्स याद होंगे। सो आपने देखा गड्डी टर्म बहुत यूज किया जाता है। जो गड्डी है वो बेसिकली अगर आप देखो तो हिमाचल से है, तो ए का 2 होना चाहिए। तो ए का 2 हमको कहाँ देखने को मिलता है, इफ यू सी, तो ऑप्शन डी में। ठीक है, बाकी तो कहीं मिल ही नहीं रहा है। अब हम क्या करेंगे, मैच करने की कोशिश करेंगे कि हमारा आंसर सही भी है कि नहीं। ठीक है, अगर आप खासी देखो तो देखो, आप हमने पढ़ा होगा मेघालय में हमको गारो, खासी, जयंती, ये 3 हिल्स मिलती हैं, है ना। सो खासी बेसिकली मेघालय के, सी का फर्स्ट बिल्कुल सही है, ए का 2 बिल्कुल सही है। नागा पता चल रहा है, नागा कहाँ से होगा, मणिपुर से होगा। ठीक है, और टोडाज रह गए, वो तमिलनाडु से हो गए। सो ये आपका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, देखो अभी तो आपको दिख रहा होगा बहुत इजीली हमने ढूंढ लिया। गड्डीज अगर आप देखो बहुत फेमस है, बहुत फेमस ट्राइब है। सो ये हिमाचल में सबसे ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, सो आप इस तरीके से अपने आंसर्स तक पहुंच सकते हो। मैं आपको इस चीजों का ध्यान भी रखो, ठीक है, कि किस तरीके से आंसर तक पहुंचे। एकदम जंप नहीं करना आंसर कि मुझे सब आता है बोल के जंप नहीं करना है आंसर में, थोड़ा सा एनालाइज करना है चीजों को। क्योंकि बच्चों क्या होता है ना, हम इतनी जल्दीबाजी में और अंडर इतने ज्यादा स्ट्रेस रहता है एग्जाम के टाइम कि हमको लगता है कि बस क्वेश्चन करें, जल्दी जल्दी हमारा टाइम ना निकल जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है, एक तो पढ़ना भी है। ऐसा मतलब नहीं है कि मैं आपको जो टिप्स एंड ट्रिक्स सिखा रही हूँ तो वो बिना पढ़े ही आ जाएगा, बिल्कुल गलत है ये सोच। अगर आप ऐसा सोच भी रहे हो, ऐसा सोचना ही नहीं है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली आपको बच्चों ध्यान ये रखना है कि ये उन चीजों के लिए है कि आप जो है इंपॉर्टेंट चीजों को और पीछे के कॉन्सेप्ट को समझ कर ही इन ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। ऐसे तुक्के मार मार के नहीं कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए भी दिमाग चाहिए, तुक्के मारने के लिए भी दिमाग चाहिए होता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको पोर्तुगीज जो इंडिया आए और इंडिया आकर उन्होंने क्या क्या स्टेप लिया उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए, आपको बताना है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज और आर करेक्ट। इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये सारी चीजें आपको बतानी है। चलो देख लेते हैं। फ्रांसिस्को डे एल्मिडा इंट्रोड्यूस अ ब्लू वाटर पॉलिसी टू एस्टैब्लिश पोर्तुगीज नेवल सुपरमेसी इन द इंडियन ओशन। ऑब्वियसली बात है, ब्लू वाटर पॉलिसी है ना। सो बेसिकली अगर देखा जाए ब्लू वाटर तो ओशन के अराउंड ही हो गया, इंडिया जो है इंडियन ओशन में है। सो कहीं ना कहीं ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। अगर आपको पता होगा कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने इंट्रोड्यूस किया है तो वो फ्रांसिस्को डे अल्मीडा ही है। ठीक है, अगर बात करते हैं अल्फोंसो डे एल्बरू,
ठीक है, इनकी बात करते हैं। तो ये कहा जा रहा है मेनली ऑन मैरीटाइम, यानी इन्होंने सिर्फ मैरीटाइम पे फोकस किया है। मेंटेन अ डिस्टेंस फ्रॉम द टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट, मेंटेन अ डिस्टेंस फ्रॉम द टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट का मतलब यहाँ पे क्या है कि लड़ाई झगड़े से बहुत दूर थे। उन्होंने जो है राजाओं के साथ, लैंड क्या हुआ, इंडिया ही तो हुआ, राजाओं के साथ तो कोई झगड़ा वगड़ा नहीं किया। इन्होंने भी क्या किया, सेम फ्रांसिस्को डे एल्मीडा की तरह ही सबसे पहले इंडियन ओशन की तरफ ही ज्यादा ध्यान दिया, जो बिल्कुल गलत है। देखा जाए तो जो अल्फोंसो डे अल्बुकर्क है, इन्होंने ही बीजापुर सुल्तान को हराकर जो बीजापुर वाला एरिया है वो अंडर कंट्रोल कर लिया था, और काफी बहुत सारे वॉर जो है इन्होंने लड़े थे। तो ये कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा कि मेनली ऑन मैरीटाइम, ठीक है, और टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट से इन्होंने डिस्टेंस बना के रखा। तो अगर हम देखते तो हमारा ये ट्रू है और ये मेरा फॉल्स है। हमेशा बच्चों जब भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आता है, 2-3 स्टेटमेंट हो चाहे 2 स्टेटमेंट हो, आपको जब भी इस टाइप के क्वेश्चन देखे तो ट्रू फॉल्स क्या करो। ये तो आपने बचपन में किया भी होगा, क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। अब पूछा इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ट्रू पूछ रहा है, इसका मतलब सही चीजें पूछ रहा है, तो ट्रू आपका होगा ओनली 1, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे अब असर्शन रीजन के फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। असर्शन जो होते हैं बच्चों एक सिंपल स्टेटमेंट होता है। अब मैंने कह दिया कि सन राइजेस फ्रॉम वेस्ट, ये कह दिया मैंने, ये असर्शन है। अब मैं रीजन क्या दे रही हूँ कि जो है हमारा अर्थ जो है वो रिवॉल्व करता है ईस्ट टू वेस्ट। अब आपको ये बताना ये स्टेटमेंट सही है, और जो ये स्टेटमेंट मैंने कहा है उसके पीछे का ये आंसर भी सही है या नहीं, वही असर्शन रीजन के क्वेश्चन जो है बेसिकली होते हैं। तो सेम यहाँ पे भी है, आपको असर्शन दिया है, वो कह रहा है द रिट जुडिशन ऑफ हाई कोर्ट इज वाइडर देन दैट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखो रीजन दिया गया, एक हाई कोर्ट कैन इशू रिट फॉर फंडामेंटल राइट्स एंड फॉर द अदर पर्पसेस। मैं आपको एक फ्रेज बताऊंगी, वो फ्रेज आप याद रखिएगा और कभी भी इस चीज को नहीं भूलेंगे। ठीक है, पहली बात तो आर्टिकल 32 दैट डील्स विद द सुप्रीम कोर्ट रिट, और आप सुप्रीम कोर्ट रिट जब आर्टिकल 32 पढ़ते हैं सो आपने पढ़ा होगा ये फंडामेंटल राइट्स के अंडर आता है, यानी सुप्रीम कोर्ट जो है जो रिट इशू करती है वो अंडर फंडामेंटल राइट्स ही इशू करती है ओनली। ठीक है, सब पहली बात तो ये है। दूसरी बात आर्टिकल 226 दैट डील्स विद द हाई कोर्ट रिट। ठीक है, अब आपका एक फ्रेज है और ये फ्रेज ये है कि द पॉकेट ऑफ रिट इज वाइडर ऑफ हाई कोर्ट देन द सुप्रीम कोर्ट। वाइडर किसका, जो है पॉकेट रिट के अकॉर्डिंग किसका वाइड है, तो वो बेसिकली आपके हाई कोर्ट का ज्यादा है। तो बिल्कुल सही बोल रहा है कि जो हाई कोर्ट है वो तरह तरह के रिट जो है वो इशू कर सकता है। बिल्कुल इस स्टेटमेंट का मतलब यही है। ठीक है, सो क्यों कर सकता है, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स पे नहीं कर सकता, सारे अदर लीगल राइट्स अदर पर्पसेस के लिए भी चाहे तो हाई कोर्ट जो है वो रिट जो है वो इशू कर सकता है। ये एक एक्स्ट्रा पावर है जो सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है, जो बेसिकली हाई कोर्ट के पास है। ठीक है, सो इसका मतलब दोनों ही मेरे करेक्ट है। सो ऑप्शन ए क्या है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ये दिया है। इसका जो करेक्ट आंसर है आपको पता चल गया, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, सही होने के साथ साथ एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो पहले क्या करोगे, ट्रू एंड फॉल्स करोगे ए और आर के लिए, देखो दोनों सही है। अब ये चीजें सही तरीकों से एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है कि नहीं। ठीक है, अच्छा जैसे मैं एक स्टेटमेंट कहती हूँ, मैं कहती हूँ प्लांट्स डू फोटोसिंथेसिस बाय देयर लीव्स, ये तो मुझे लगता है हर बच्चे को पता होगी ये बात, है ना, इससे मैंने यही किया। ठीक है, अब कहा कि प्लांट जो है खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं लीव से, है ना, सिंपल सी बात हो गई। सो अब मैं यहाँ पे रीजन ये दे देती हूँ कि प्लांट हैज स्टोमेटा। ठीक है, देखा जाए तो बच्चा दोनों ही चीजें सही है, कोई गलत नहीं है, दोनों स्टेटमेंट कोई गलत नहीं है, बिकॉज प्लांट के लीव्स में स्टोमेटा होते हैं, लेकिन स्टोमेटा की वजह से ही फोटोसिंथेसिस होता है, ये कहना फिर कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। यानी बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। समझ में आ गई बात, इस तरीके से आपको चीजों को समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। इसमें कहा जा रहा है जो वीटोज दिए गए हैं आपको एक तरफ और दूसरी तरफ इसी वीटो का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो लिस्ट है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो हम लोग देख लेते हैं,
अब आपको देखो एब्सोल्यूट दिया है, सस्पेंसिव दिया है, पॉकेट दिया है, देन यू हैव क्वालिफाइड वीटो। ठीक है, ये 4 वीटोज दिए हैं। अगर आप देखते हैं एब्सोल्यूट, प्रेसिडेंट विदहोल्ड द असेंट एंड द बिल लैप्सेस, यानी प्रेसिडेंट जो है बिल के लिए नो कह देंगे। ठीक है, सेकंड का है प्रेसिडेंट रिटर्न्स द बिल फॉर द रिकंसिडरेशन, यानी दोबारा समझो जरा तुमने ये क्या लिखा है इस बिल पे, जरा पहले खुद समझ लो तब जाके मेरे पास भेजा, तब मैं इसको क्या बनाऊंगा, एक्ट बनाऊंगा। प्रेसिडेंट नीदर असेंट टू द नॉर रिटर्न द बिल, मतलब ना ही उसके लिए हाँ कहते हैं ना ही बिल को रिटर्न करते हैं। ठीक है, फोर्थ जो है ओवर रिटन बाय द स्पेशल मेजॉरिटी नॉट हेल्ड बाय द इंडियन प्रेसिडेंट, कहने का मतलब कि ये जो भी ये स्टेटमेंट है इसका मतलब ये है कि जो क्या किया जाता है, प्रेसिडेंट की जो भी उन्होंने कोई भी इनमें से कोई भी डिसीजन लिया है उसको ओवर रिटन कर देना, मतलब उसको कैंसिल किया जा सकता है स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू, पर लेकिन इस टाइप का कोई भी जो कह सकते हैं राइट है, पावर है, वो हमारे इंडियन प्रेसिडेंट को नहीं है। ठीक है, सो अगर आपने वीटो पढ़ा होगा तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि हमारे इंडियन प्रेसिडेंट के पास क्वालिफाइड वीटो नहीं है। इतनी बात तो आप में से हर बच्चे को पता ही हो गया, आई होप। ठीक है, जो पहली बार देख रहे हैं, जो यही समझ रहे हैं कि यूकेएसएससी का क्वेश्चन किस तरीके से आता है, सो वो बच्चे ध्यान से समझे इस चीज को कि क्वालिफाइड वीटो जो है इंडियन प्रेसिडेंट के पास नहीं है। तो क्वालिफाइड वीटो नहीं है इंडियन प्रेसिडेंट, तो आप देखो नॉट बाय द इंडियन प्रेसिडेंट, यानी डी का तो 4 है, जरा देख लेते हैं डी का 4 कहाँ, एक तो यहाँ आ रहा है डी का 4, तो यानी ये मेरा ऑप्शन हो सकता है, और यहाँ चलो तीनों में ही आ रहा है डी का 4, तो अभी एलिमिनेशन हम लोग नहीं कर सकते है ना, सो यानी हमारा एक तो चलो ये है कि एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट, अब हमको इन तीनों में से एलिमिनेट करना है, बस एलिमिनेशन के थ्रू जाएंगे। एब्सोल्यूट, मैं एक ट्रिक बताती हूँ, एब्सोल्युटली नो, इसको ऐसे याद रखना, एब्सोल्युटली नो, यानी एब्सोल्यूट वीटो जब जब यूज होगा तब तक जो आंसर होगा प्रेसिडेंट का किसी भी बिल को एक्ट बनाने का, बोले मैं पास ही नहीं कर रहा, नो कह दिया तो पास नहीं कर रहे, यानी प्रेसिडेंट विदहोल्ड द असेंट एंड बिल लैप्सेस, तो यानी ए का होगा फर्स्ट। तो चेक कर लेते हैं ए का फर्स्ट कहाँ पे दिया हुआ है। सो देखो बच्चों, ए का सेकंड सी पे दिया है, ये भी कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल हो गया, और बी और ए में से आप चॉइसेस है। ठीक है, अब पॉकेट वीटो आपको बताया गया होगा कि पॉकेट में हम हमेशा जब भी कोई चीज रखते हैं तो हम भूल जाते हैं, ध्यान ही नहीं देते उस पर, तो इसका मतलब पॉकेट वीटो में जब भी प्रेसिडेंट इस टाइप के पावर को यूज करेंगे तो वो ध्यान नहीं देंगे, यानी ना ही वो उनको कहेंगे कि इसको वापस ले जाओ, ना ही वो यस कहेंगे, ना ही वो चुपचाप बैठे हैं। तो चुपचाप बैठे वाला अगर आप देखो तो इस सी का जो है ये प्रेसिडेंट असेंट, नीदर असेंट नॉर रिटर्न द बिल, तो इसका मतलब आपका सी का थर्ड होने वाला है। जरा चेक कर लेते हैं सी का थर्ड कहां पर है। हमारे ऑप्शंस पता है ना आपको क्या क्या है, भूलना मत हाँ चीजों को। जैसे हमने सी एलिमिनेट कर दिया था, क्यों, क्योंकि ए का 2 आ रहा था। डी एलिमिनेट किया, क्यों, क्योंकि डी का 3 आ रहा, डी का तो 4 है ना। अब मेरे पास ये दोनों बचे थे, ये भी है, ये भी है। अगर आप देखो सी का 3 है, यहाँ पे सी का 2 है, बट सी का तो 3 है, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आ गई बात। देखो ये तो पता ही होने चाहिए आपको, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है ज्यादा। ठीक है, अब आते हैं 64 पे। जब हम आर्टिकल 64 पे आते हैं और इन सारी चीजों को देखते हैं, सो हमको समझने की ये जरूरत है, ये समझना होगा कि कौन कौन से आर्टिकल किस किस फॉर्म में बेसिकली है। ठीक है, सो आपको आर्टिकल लर्न होना चाहिए तभी ये पॉसिबल है। तो देखा जाए सो बेसिकली अगर आर्टिकल 13(1), ठीक है, यानी 131 की बात करो, 143 की बात करो, 137 की बात करो, चाहे 129 की बात करो, किसी की बात करो, सो इस आर्टिकल में आपको लर्न होना चाहिए तभी ये पॉसिबल है। ठीक है, सो अगर आप देखो तो आर्टिकल 131 यानी 131 जो है वो दैट डील्स विद द ओरिजिनल जुडिक्शन, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, ओरिजिनल जुडिक्शन से रिलेटेड है बेसिकली। ओरिजिनल जुडिक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब होता है कि कुछ मैटर ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही जजमेंट ले सकता है, उसके अलावा ये जजमेंट कोई भी नहीं ले सकता। तो आर्टिकल 131 को अगर हम देखें तो ओरिजिनल जुडिक्शन से होना चाहिए। ठीक है, सो जरा देख लेते हैं कि हमारा जो है ऑप्शन ए का 3, एक ऑप्शन एलिमिनेट होता है मेरा, फर्स्ट वाला सी वाला, सॉरी। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं सो आर्टिकल 143, आर्टिकल 143 देखा जाए तो इसको याद कैसे करना, एडवाइजरी जुडिशन है, यानी सुप्रीम कोर्ट को जब भी इंडियन प्रेसिडेंट को हमारी सुप्रीम कोर्ट की जज
की जरूरत पड़ेगी किसी भी चीज के एडवाइस के लिए, लॉ रिलेटेड एडवाइस के लिए, तो वो ले सकते हैं। तो ये बेसिकली हो जाएगा आपका आर्टिकल 143 फर्स्ट, ठीक है, यानी बी का फर्स्ट होना चाहिए। अगर हम देखते हैं बी का फर्स्ट है या फिर नहीं, ठीक है, बी का फर्स्ट यहाँ पर है, यानी हमने सी एलिमिनेट कर चुके हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, हम सी को तो एलिमिनेट कर चुके हैं और बी का फर्स्ट एक यहाँ पर एक, यानी अब बी भी एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है, ए का 3 बी का फर्स्ट। अब देख लेते हैं कि जो मेरा ए है और मेरा डी है उसमें क्या, अगर आप देखो तो सी और डी में ही डिफरेंस है, ठीक है। सो जो हमारा डी है, अब चलो हमारे सामने ही है, आर्टिकल 129 जो है वो बेसिकली कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स रखता है, बिल्कुल सही है ये। सो डी विल बी द करेक्ट, मतलब जो डी है वो 4 वाला जो है वो करेक्ट आंसर है, और डी 2 है ये वाला जो है ऑप्शन वो गलत है। सो बेसिकली आप देखते हो तो ये जो आंसर है हमारे मैच द फॉलोइंग के आर्टिकल रिलेटेड, उन सब का जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए। ऐसे ही ढूंढते हैं, ऐसे ही करना चाहिए आपको अपने मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस को, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों, 65 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच, इनमें से सारे जो भी, एक तरफ आपको वाटरफॉल देखने को मिलेगा, एक तरफ आपको रिवर्स देखने को मिलेगा, ये सारे के सारे करेक्टली मैच कौन से हैं, ठीक है। सो यहाँ पे कपिल धारा फॉल है, जोग फॉल्स है और शिवम मुद्रम फॉल है, ठीक है। तो कपिल धारा गोदावरी पे है, जोग फॉल शरावती पे है, शिवम मुद्रम फॉल जो है वो कावेरी पे है, ऐसा लिखा गया है, आपको बताना कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। सो मैं अगर आपको बताऊं तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट, ये तो सबको पता होगा कि जॉग फॉल्स जो है वो शरावती पे है, ठीक है, बहुत फेमस भी है, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट, ऑप्शन 2 इज करेक्ट, दैट मीन्स हमारा जो ऑप्शन है जहां 2 नहीं आ रहा वो इनकरेक्ट, यानी ये गलत है, इतनी बात क्लियर हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अब आता है कि कपिल धारा फॉल और शिवसमुद्रम फॉल में से कौन सा आपका जो है वो सही रहा। अच्छा एक और चीज, 1 2 3 तो नहीं हो सकता है ना, क्योंकि ऑप्शन 2 इज करेक्ट, नहीं हो सकता है, क्योंकि नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी है, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो शिवसमुद्रम जो है वो कावेरी पे है, हाँ बिल्कुल कावेरी पे ही है ये, लेकिन कपिल धारा फॉल जो है वो बेसिकली गोदावरी पे नहीं है, ये नासिक से आती है, तो अगर हम देखें तो ये बेसिकली नासिक में लाई करती है ये फॉल, तो ये बेसिकली आपको यहाँ पर जो है वो नर्मदा रिवर देखने को मिलेगी। सो ये बेसिकली नर्मदा रिवर पे है। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, तो डी भी कैंसिल हो जाता है, ए भी कैंसिल, तो करेक्ट आंसर विल बी बी 2 एंड 3। क्लियर है इतनी बात? चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोकोस प्लेट, ये भी पता होना चाहिए, काफी स्टैटिक है। कोकोस प्लेट बेसिकली अगर देखा जाए तो सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में है, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, ये थोड़ा स्टैटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 को, तो कह रहा है सुपरनोवा क्या है। सिंपल सी बात है, अगर देखा जाए तो कॉमेट तो नहीं है सुपरनोवा, सुपर का मतलब होता है बहुत बड़ा, सो या तो ये ब्लैक होल हो सकता है या फिर ये एक डाइंग स्टार हो सकता है, एस्ट्रॉइड तो नहीं हो सकता, ठीक है। ब्लैक होल को तो आपने आज तक इस नाम से सुना भी नहीं होगा, नोवा के नाम से, तो ब्लैक होल भी नहीं है, सो योर करेक्ट आंसर विल बी डाइंग स्टार, ठीक है। ऐसा स्टार जिसकी शेप बहुत बढ़ चुका है, यानी अब वो हो सकता है वो फट भी सकता है, ठीक है, इसलिए इसको डाइंग स्टार भी कहा जाता है। नेक्स्ट है 68, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज द लार्जेस्ट सेटलमेंट ऑफ द इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। आपको बताना है कि लार्जेस्ट कौन है। लार्जेस्ट सिविलाइजेशन का मतलब क्या है, जहां पर बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत ज्यादा एरिया है जिसका। सो अगर आप देखो तो राखी गढ़ी जो है वो बेसिकली इसका करेक्ट आंसर है, ये भी बच्चों आपको पता होना चाहिए, तभी आप जो है इसका करेक्ट आंसर बता पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन द प्रीएम्बल। प्रीएम्बल के अगर आप करेक्ट सीक्वेंस की बात करते हैं तो आपको या तो प्रीएम्बल अच्छे से पता हो या फिर आप आइडिया भी लगा सकते हो, जैसे इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस एंड फैटर्निटी, लिबर्टी, जस्टिस, इक्वालिटी, फैटर्निटी, जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फैटर्निटी, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फैटर्निटी। तो आप देखो जस्टिस जो है वो 2 बार यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो हो सकता है कि ये ऑप्शंस जो है वो ना हो, ठीक है। ये तो मैं आपको बता रही हूँ किस तरीके से आप कर सकते हो, अगर आपको पता है, जैसे मुझे पता है कि जस्टिस पहले आता है, ठीक है, तो जस्टिस पहले आता है तो मुझे पता है। नाउ देयर इज द एक्सचेंज, फैटर्निटी दोनों में लास्ट में है, तो आप देखो इक्वालिटी और लिबर्टी में से है,
ठीक है, जस्टिस तो किया जाएगा, लेकिन जैसे मैंने याद किया, जस्टिस से मिलेगी आपको लिबर्टी, लिबर्टी से मिलेगी आपको इक्वालिटी, जब इक्वालिटी सबको मिल जाएगी तो सब में भाईचारा रहेगा रहेगा। मैंने तो इस तरीके से याद किया है, ठीक है, प्रीएम्बल के उसको। इफ यू वांट फॉर द शॉर्ट ट्रिक तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो आप जो है कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हो कि मैम शॉर्ट ट्रिक जो है अवेल कराए, तो आपको शॉर्ट ट्रिक भी अवेल करा दिया जाएगा। तो जैसे मैंने याद किया है, मैंने ऐसे याद किया, जस्टिस, जस्टिस से क्या मिलेगी आपको भाई, अगर आपको पता है कि भाई आप जो भी करोगे, अगर आपको कोई रोकना नहीं है, रोक टोक नहीं है ज्यादा, तो अगर किसी ने रोक भी दिया तो आप जो है कोर्ट जा सकते हो, उनके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हो, है ना। जैसे सपोज करो, अगर देखा जाए तो वर्णा सिस्टम के टाइम में शूद्रास को बिल्कुल अलाउ नहीं था कि वो पढ़ेंगे। अगर हिंदू सोसाइटी में देखा जाए तो आज वो चाहे तो वो आज भी न पढ़ने दे उन्हें, आज भी वो उनको नौकरी न करने दे, बोलेंगे भाई तुम काम करो, तुम अगर पढ़ लिख जाओगे तो फिर हमारा काम को कौन करेगा। तो ये थोड़ी मेंटालिटी जो है, सो बेसिकली पहले जस्टिस स्टैब्लिश होना इंपॉर्टेंट है, ऐसे याद रखो इसको, ठीक है। जस्टिस स्टैब्लिश होगा जब आपको पता है कि आप कोई भी गलत काम करोगे सो आपको उसका सजा मिलेगा, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी लिबरल हो जाएगी, सो लिबर्टी मिलनी शुरू हो जाएगी। जब लिबर्टी मिलती है तो बच्चे हम अपने आप इक्वल हो जाते। देखो एक ही स्कूल है, उसी स्कूल में अगर आप देखो तो ब्राह्मण का बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़ रहा है, और क्योंकि क्या है, लिबर्टी है, सबको राइट है कि वो जो मर्जी चाहे जहां मर्जी चाहे वहीं पढ़ सकता है। सो एक जो है जो शूद्रा का बच्चा है वो भी वहीं पे पढ़ रहा है ना। सो यहाँ पे क्या होगी, इक्वालिटी हुई कि नहीं हुई, तो पहले जस्टिस आएगा, जस्टिस जब मिलना शुरू हो जाएगा सो कहीं ना कहीं लिबर्टी का हमें जो है ये आइडिया देखने को, जब लिबर्टी आती है तो इक्वालिटी आती है, जब इक्वल सब बन जाएंगे तो सब भाई भाई, तो यानी फेटर्निटी। आप इस तरीके से याद रख सकते हो इसको। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब है ड्राफ्टिंग कमेटी वो सेटअप, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी, मुझे तो लगता है आप में से हर बच्चे को ये पता होगा, अगर नहीं पता है तो चलो उसका भी मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। तो देखो जरा, अगर आपको ये तो पता होगा कि 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ, पहली बैठक हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, ठीक है। देन फिर उसके बाद 13 दिसंबर भी क्या हुआ होगा, मीटिंग ही हुई होगी। तो ये तो नहीं हो सकता, मीटिंग वाला तो नहीं हो सकता, कैंसल आउट करो। 26 नवंबर 1949 में हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीटली लिख लिया था, ये भी नहीं हो सकता। तो बच गया आपका ऑप्शन बी। ऐसे भी कर सकते हैं, सपोज आप भूल गए ड्राफ्टिंग कमेटी का, याद ही नहीं आ रहा है, राइट। तो आप देख सकते हो जितनी चीजें आपको पता है उन चीजों को अलग कर करके, एलिमिनेट कर करके अपने आंसर तक आप बहुत इजीली पहुंच सकते हो, ठीक है। लेकिन मैंने आप फिर से कहूंगी, आपके पास अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अपने कॉन्सेप्ट की, तब आप खुद का भी शॉर्टकट बना सकते हो, ठीक है। और कोशिश क्या करो कि खुद ही से जो है हर चीजों को लर्निंग की टेक्निक्स बनाओ, क्योंकि जब हम खुद से चीजें करते हैं ना तो हमें चीजें याद भी रहती हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझो और खुद ही से कोशिश करो कि मैं इसके कॉन्सेप्ट को किस तरीके से एक कहानी की तरह या फिर जो भी फ्लो चार्ट की तरह किसी भी तरीके से आप इस चीज को याद रखो। लेकिन बच्चों सेल्फ स्टडी जो है आपको ज्यादा करना है, ठीक है। विच वॉज अडॉप्टेड एज अ ऑफिशियल सील ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ऑब्वियस सी बात है, हमको पता है, हम अपने सील को जो है बहुत फेमस है हमारा, कौन सा सील है हमारा, लायंस कैपिटल, यही जो है हमारा क्या है, सील ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी था, ठीक है। नेक्स्ट है 72, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। It became sovereign after the Indian Independence Act 1947. It was fully sovereign from its first meeting. It was created by the Mountbatten Plan and it had no legislative power. एक बार बताओ, चलो ठीक है, ये आपने पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टैब्लिश क्यों हुई, ताकि हम अपने कानून को बना सके, कॉन्स्टिट्यूशन को बना सके। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है ऑप्शन, ये तो एलिमिनेट करो सबसे पहले। तो साफ साफ चिक चिक के कह रहा है कि मैं जो हूँ वो गलत ऑप्शन हूँ, ठीक है। नेक्स्ट अगर आगे बढ़ते हैं तो माउंटबैटन प्लान की बात हो रही है, जो बिल्कुल ही गलत है। कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर जो है हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एस्टैब्लिशमेंट देखा था, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। अगर नेक्स्ट देखते हैं, इट बिकेम सॉवरेन आफ्टर इंडिपेंडेंट एक्ट और इट वाज फुल्ली सॉवरेन फ्रॉम इट्स फर्स्ट मीटिंग। इनमें थोड़ा सा बच्चों ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, फुल्ली सॉवरेन तो नहीं था, ठीक है। इंडिपेंडेंस एक्ट के बाद ही उसको फुल्ली सॉवरेन किया गया। सो अगर आप देखते हैं तो ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखो फंसोगे, ऐसा नहीं है, आप अपने एग्जाम के टाइम भी दो ऑप्शन में जरूर फंसोगे, और उससे बाहर हमको कौन
निकालने में हेल्प करता है वो हमारा कॉन्सेप्ट होता है, हमारी नॉलेज होती है, ठीक है। यही हमें हेल्प किया, ऐसा पढ़ा था, इस तरीके से पढ़ा था, वहां तो ये नहीं था जब ये पढ़ा था। सो यही चीजें हमको कहीं ना कहीं हेल्प करती हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में ज्यादा ध्यान दो, कॉन्सेप्ट बिल्ड अच्छे से हो जाएगा सो आपको चीजें याद रहेंगी फिर, ठीक है। सो यहाँ पे हु इन्वेंटेड सितार, बहुत फेमस है, देखो बच्चों अमीर खुसरो जो है वो बहुत फेमस है, ठीक है। इन्होंने तबला, सितार, बेसिकली देखा जाए जो आज हम लोग म्यूजिक बेसिकली इंजॉय करते हैं, वो सारा जो म्यूजिक है वो लाने वाले अमीर खुसरो ही थे, ठीक है। सो सितार भी इन्होंने ही इन्वेंट किया है। नेक्स्ट है हु सेड डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, किसने कहा? देखो एरिस्टोटल जो है वो मोस्टली अगर आप देखो साइंस से ज्यादा रिलेटेड है, हो सकता है उन्होंने कहा होगा, पर मैं जहां तक समझ सकती हूँ, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं तो ये कहते हैं एरिस्टोटल मोस्टली जो है वो साइंस रिलेटेड ज्यादा स्टेटमेंट दिया करते, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। रही बात महात्मा गांधी एंड बी आर अम्बेडकर की, सो उन्होंने तो बच्चों आज तक ऐसा स्टेटमेंट दिया नहीं है, ठीक है। सो ये भी बी और डी भी कैंसिल होता है, तो योर करेक्ट आंसर इज अब्राहम लिंकन, ठीक है। अब्राहम लिंकन ने ये जो कॉन्सेप्ट है डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, ये इन्होंने ही कहा था, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और ये हमारा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। इन 1978, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रिमूव द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ऑप्शन दिए है 61st अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, 42nd, 84th अमेंडमेंट। चलो मैं ऐसा मानती तुम लोगों को कुछ पता नहीं है, ठीक है, पर मैं आपसे एक चीज कहूंगी, देखो क्वेश्चन में ही हिंट दिया हुआ है, और हिंट है 1978, सॉरी, हिंट क्या है? 1978। अगर आपको पता हो 1978 के टाइम में कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था, तो आप बहुत इजीली आंसर दे पाओगे, और उसका जो करेक्ट आंसर है 44th अमेंडमेंट एक्ट है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि पहले जो था राइट टू प्रॉपर्टी एक हमारा फंडामेंटल राइट्स था, फिर इसको हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? क्योंकि जब गवर्नमेंट क्या कर रही थी, अबॉलिशमेंट ऑफ जमींदारी सिस्टम कर रही थी, तो गवर्नमेंट को प्रॉपर्टी एक्वायर्ड करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है। गवर्नमेंट क्या कर रही थी, ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। दूसरी बात, गवर्नमेंट जब हमारा भारत बना तो बहुत सारे लोगों की प्रॉपर्टी थी, उनके बेसिकली बहुत सारी चीजें थी जो गवर्नमेंट के डेवलपमेंट में हो सकता है कि गवर्नमेंट जब रोड बनाना चाह रही है तो किसी का घर उसके बीच में आ रहा है, सो वो सारी प्रॉपर्टीज को एक्वायर करने में गवर्नमेंट को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। सीधा लोग जो है गवर्नमेंट के खिलाफ केस करके सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे, ठीक है। सो फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने इसका एक सोल्यूशन निकाला। गवर्नमेंट ने बेसिकली अगर आप देखो विद द हेल्प ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद ही ये हुआ है। सो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये कहा गया कि अगर गवर्नमेंट चाहती है किसी भी इंसान के प्रॉपर्टी को एक्वायर करना फॉर द पब्लिक यूज, हाँ मतलब पब्लिक, ऐसा नहीं खुद के लिए, फॉर द पब्लिक पर्पस, सो उनको कंपनसेट करना पड़ेगा, और ज्यादा अमाउंट में कंपनसेट करना पड़ेगा। डिपेंड करता है वो प्रॉपर्टी कितनी उनके यूज की है, ठीक है। सो इसीलिए फिर इसको लीगल राइट बना दिया गया, और आर्टिकल 300A के अंडर इसको रख दिया, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। आई होप बच्चों आपने काफी इंजॉय किया होगा सेशन को, काफी आपको समझ में आया होगा किस तरीके से क्वेश्चंस के आंसर निकाल सकते हैं। अगर हम लोग क्वेश्चन के टाइम में, सॉरी आपके एग्जाम के टाइम में थोड़ा बहुत अगर आप भूल गए हो तो उसका भी आपका जो है आंसर आप ढूंढ सकते हैं। ऐसा नहीं डायरेक्ट आंसर ही ढूंढना है, कोशिश करना है हम चीजों को एलिमिनेट करके अपने आंसर तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।